नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और बिल्कुल ताज़ा विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे अब बीएनएस कहा जा रहा है। जी। ये वो नया कानून है जिसने सालों पुराने, बल्कि कहना चाहिए सदियों पुराने, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह ले ली है। और इसे समझने के लिए हमारे पास सिद्धार्थ गौतम के कुछ नोट्स हैं। हाँ, ये नोट्स काफी डिटेल्ड लगते हैं। हाँ, तो आज हमारा इरादा यही है कि इन नोट्स के जरिए हम ये समझें कि आखिर इस नए कानून में, बीएनएस में क्या खास है, आईपीसी से इसमें क्या बड़ा फर्क आया है, और आम लोगों के लिए, समाज के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल, सिर्फ धाराओं की गिनती नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच को पकड़ने की कोशिश। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। आईपीसी, जैसा हमने कहा, 1860 का कानून 1862 से लागू, अंग्रेजों के जमाने का। लॉर्ड मैकॉले का नाम जुड़ा है इससे। और ये काफी समय से चल रहा था। इन नोट्स में भी इशारा है कि भाई समय के साथ चीजें बदलती हैं, अपराधों के तरीके बदले, समाज की जरूरतें बदली। हाँ, तो पुराने कानून में कुछ चीजें शायद क्या कहते हैं, आज के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी। कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। आईपीसी में देखिए 511 धाराएं थीं, 23 अध्याय थे। अब ये जो बीएनएस आया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, इसमें 358 धाराएं हैं और 20 अध्याय हैं। अच्छा, तो कम हो गई धाराएं और अध्याय। हाँ, ऊपर से देखने में तो यही लगता है कि कानून छोटा हो गया, लेकिन सिद्धार्थ जी के नोट्स भी यही कहते हैं कि बात सिर्फ कम करने की नहीं है, ये कानूनों को एक तरह से रीऑर्गेनाइज करने की, कुछ पुरानी जो शायद अब उतनी जरूरी नहीं थी उन चीजों को हटाने की, और कई अहम नई चीजों को जोड़ने की कोशिश है। शायद थोड़ा आसान बनाने की भी कोशिश हो, ताकि आम आदमी समझ सके। हालांकि ये कितना हुआ है वो तो खैर, वो तो बहस का मुद्दा है, बिल्कुल। लेकिन हाँ, जैसे बीएनएस की शुरुआत में ही धारा 2 में परिभाषाओं पर काफी जोर दिया गया है। जैसे व्यक्ति कौन है, सिर्फ इंसान या कंपनियां, संस्थाएं भी। हाँ, लोक सेवक कौन है जी, अपराध क्या है, दस्तावेज क्या है, संपत्ति चल और अचल दोनों। ये छोटी छोटी परिभाषाएं पूरे कानून को समझने की बुनियाद होती हैं। और नोट्स बताते हैं कि कोशिश की गई है कि इन्हें पहले से ज्यादा साफ रखा जाए। और एक और बात जो नोट्स में है, धारा 3 सामान्य स्पष्टीकरण, ये क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। ये कहता है कि कानून में कुछ सामान्य अपवाद दिए गए हैं। मतलब ऐसी स्थितियां जब कोई काम तकनीकी रूप से अपराध जैसा दिखे, पर उसे अपराध माना नहीं जाएगा। अच्छा, तो ये धारा कहती है कि जो अपवाद है, ये हर अपराध और हर सजा पर लागू होंगे, भले ही उनका जिक्र हर धारा में बार बार ना किया गया हो। ये एक तरह से कानून को पढ़ने और समझने में मदद करता है। भी अपराध माना जा सकता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे नोट्स में शायद उदाहरण हो, मान लीजिए किसी की जिम्मेदारी है किसी कैदी को खाना देने की, और वो जानबूझकर नहीं देता, जिससे उसकी मौत हो जाती है, तो ये न करना भी हत्या के बराबर माना जा सकता है। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सजाओं पर। ये एक ऐसा एरिया है जहां बीएनएस कुछ नई चीजें लाया है, ऐसा नोट से लगता है। जी बिल्कुल। अध्याय 2 धारा 4 से 13 सजाओं के बारे में है। मौत की सजा, आजीवन कारावास, सादा और कठोर कारावास, संपत्ति जब्त करना, जुर्माना, ये तो खैर आईपीसी में भी थे। हाँ, ये तो थे। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल नहीं है, और नोट्स ने इसे हाईलाइट भी किया है, वो है सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस, ये क्या चीज है? ये छोटे मोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर दी जा सकती है। मतलब जेल भेजने की बजाय अपराधी को समाज के लिए कोई उपयोगी काम करने को कहा जा सकता है। जैसे कि सफाई करना या पेड़ लगाना? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई पार्क साफ करना, किसी सार्वजनिक जगह की देखभाल में मदद करना, इस तरह के काम। नोट्स इसे एक तरह से सुधारवादी कदम की तरह देख रहे हैं। मकसद है कि छोटे अपराधी को जेल की दुनिया से बचाकर समाज से जोड़ा जाए। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। आईपीसी में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये एक बड़ा बदलाव है। अब देखना ये है कि अदालतें इसे कैसे इस्तेमाल करती हैं, किन अपराधों के लिए। और आजीवन कारावास को लेकर भी कुछ स्पष्टीकरण है। नोट्स में लिखा है कि गणना के लिए 20 साल माना जाएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। धारा 6 ये साफ करती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आजीवन कारावास मतलब 20 साल। हाँ, ये आम धारणा है। बिल्कुल, लेकिन बीएनएस और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले भी ये साफ करते हैं कि आजीवन कारावास का मतलब है
कैदी की बची हुई पूरी प्राकृतिक जिंदगी जेल में बिताना। वो जो 20 साल का आंकड़ा है वो सिर्फ कुछ प्रशासनिक कामों के लिए है, जैसे सजा माफी की अर्जी पर कब विचार किया जा सकता है या कुछ और गणनाओं के लिए। वो रिहाई की गारंटी नहीं है। अच्छा, ये स्पष्ट होना जरूरी था। और जुर्माने के बारे में? धारा 8 कहती है कि अगर कानून में जुर्माने की कोई ऊपरी सीमा नहीं बताई है तो अदालत कितना भी जुर्माना लगा सकती है, लेकिन वो अत्यधिक नहीं होना चाहिए, मतलब बेहिसाब नहीं। और अगर कोई भर ना पाए तो अतिरिक्त जेल काटनी होगी। और ये अतिरिक्त जेल उस अपराध की जो अधिकतम सजा है उसके 1/4 14 से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर सजा ही सिर्फ जुर्माने की हो तो जुर्माना न भरने पर जुर्माने की रकम के हिसाब से 2 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। नोट्स में इसका जिक्र है। एक और सजा है एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। हाँ, धारा 11 और 12 ये बहुत सख्त सजा है और सिर्फ उन अपराधों में दी जा सकती हैं जिनमें कठोर कारावास का प्रावधान है। और इसके नियम भी बहुत कड़े हैं। क्या नियम है? जैसे कुल मिलाकर 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती, एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं, और 2 बार के एकांतवास के बीच कम से कम उतना ही गैप होना जरूरी है। ये बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ही दी जाने वाली सजा है। तो ये तो हो गई सजाएं, लेकिन कानून जैसा आपने कहा सिर्फ सजा नहीं देता, वो ये भी बताता है कि कब कोई काम अपराध नहीं है। अध्याय 3 सामान्य अपवाद। जी, जनरल एक्सेप्शंस, धारा 14 से 44 तक। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दिखाता है कि कानून परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। जैसे पहला ही है, कानून का पालन करते हुए या तथ्य की भूल के कारण किया गया काम। हाँ, धारा 14, अगर आप कानूनन कुछ करने के लिए बाध्य हैं या आपको नेक नियति से किसी तथ्य के बारे में गलत फहमी हो गई है और उस वजह से आपसे कोई ऐसा काम होता है जो अपराध जैसा दिखता है, तो वो अपराध नहीं है। नोट्स वाला उदाहरण ही लें। सैनिक अगर अपने सीनियर अफसर के वैध आदेश पर भीड़ पर गोली चलाता है तो वो हत्या का दोषी नहीं। और जज के फैसले? धारा 15 जजों को सुरक्षा देती है। अगर वो अपनी न्यायिक क्षमता में नेक नियति से कोई काम करते हैं, भले ही वो उनकी अधिकारिता से बाहर हो, पर उन्हें लगता है कि ये जरूरी है, तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और अगर कोई हादसा हो जाए, दुर्घटना? धारा 18 कहती है कि अगर कोई कानूनी काम पूरी सावधानी और सतर्कता से कर रहा है और बिना किसी आपराधिक इरादे के कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो अपराध नहीं है। वो कुल्हाड़ी वाला उदाहरण? हाँ, नोट्स में जो है, कोई लकड़ी काट रहा है, पूरी सावधानी बरत रहा है, पर कुल्हाड़ी का फलक उछलकर किसी को लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है, तो ये हत्या नहीं, दुर्घटना है। और एक जरूरत का सिद्धांत भी है शायद, नेसेसिटी। जी, धारा 19। ये थोड़ी जटिल स्थिति है। अगर आपको एक बड़ी हानि को रोकने के लिए नेक नियति से कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिससे कोई छोटी हानि हो जाती है, तो वो माफ हो सकता है। जैसे वो जहाज वाला उदाहरण। हाँ, मान लीजिए एक जहाज है जिस पर सैकड़ों लोग हैं। उसे सीधा ले जाने पर वो एक नाव से टकरा जाएगा जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं और वो डूब जाएंगे। लेकिन अगर जहाज को मोड़ा जाता है तो शायद कुछ और नुकसान हो, पर सैकड़ों जानें बच जाएंगी। ऐसी स्थिति में नाव को डुबोना बड़ी हानि को रोकने के लिए किया गया जरूरी काम माना जा सकता है। बहुत ही मुश्किल फैसला होता है। बिल्कुल। अब आते हैं बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों पर। उनके किए कामों का क्या? यहाँ कानून बहुत स्पष्ट है। धारा 20 कहती है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध कर ही नहीं सकता। माना जाता है कि उसमें सही गलत समझने की क्षमता नहीं होती। और 7 से 12 साल के बीच? धारा 21, इस उम्र के बच्चे का काम भी अपराध नहीं माना जाएगा अगर ये साबित हो जाए कि उस बच्चे में अपने काम की प्रकृति और उसके नतीजों को समझने की परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं आई थी। मतलब बच्चा ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो जो कर रहा है वो कितना गलत है। और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति? धारा 22, अगर अपराध करते समय कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी की वजह से ये समझने में ही असमर्थ था कि वो क्या कर रहा है, या ये समझने में असमर्थ था कि जो वो कर रहा है वो कानूनन गलत है, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसे इंसैनिटी डिफेंस कहते हैं। नशे की हालत में किए गए अपराध का क्या? अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट कर दे? यहाँ देखिए, धारा 23 बहुत अहम है। अगर नशा आपने अपनी मर्जी से किया है, जैसे खुद शराब पी या ड्रग्स ली और फिर अपराध किया, तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी।
माना जाएगा कि आपको पता था कि नशे में आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती नशा कराया गया हो? और उस नशे की हालत में जब आप अपने होशो हवास में नहीं थे, आपसे कोई अपराध हो गया, तब आपको दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका इरादा नहीं था और आप अपनी करनी को समझ नहीं पा रहे थे। सहमति से हुआ नुकसान, जैसे बॉक्सिंग मैच में चोट लगना। धारा 24, अगर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति किसी ऐसे काम के लिए सहमति देता है जिससे नुकसान हो सकता है, मौत या गंभीर चोट का इरादा नहीं होना चाहिए, तो वो नुकसान अपराध नहीं है। जैसे खेलकूद में लगने वाली चोटें या सर्जरी के दौरान होने वाला नुकसान जिसके लिए मरीज ने सहमति दी हो। और अगर नुकसान बहुत ही मामूली हो? धारा 33 कहती है कि कानून बहुत छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। अगर नुकसान इतना मामूली है कि कोई आम समझ का इंसान उसकी शिकायत नहीं करेगा, तो उसे अपराध नहीं माना जाता। ठीक है। इन अपवादों के बाद एक बहुत ही आम जिंदगी से जुड़ा अधिकार आता है, आत्मरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, धारा 34 से 44। जी हाँ, ये बेहद जरूरी अधिकार है। हर व्यक्ति को अपनी जान और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है, और सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की जान और माल की रक्षा करने का भी अधिकार है। बीएनएस इसे पूरी तरह मान्यता देता है। लेकिन इसकी सीमाएं भी होंगी? बिल्कुल, नोट्स भी इस पर जोर देते हैं। आत्मरक्षा का अधिकार असीमित नहीं है। पहली बात, अगर खतरे से बचने के लिए सरकारी अधिकारियों जैसे पुलिस की मदद लेने का समय और मौका है, तो आपको पहले वो कोशिश करनी चाहिए। और बल प्रयोग, कितना फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सबसे अहम है। आप सिर्फ उतनी ही ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी उस खतरे को टालने के लिए जरूरी है। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग अपराध बन सकता है। मतलब अगर कोई थप्पड़ मारे तो आप उसे गोली नहीं मार सकते? सही कहा। बल प्रयोग खतरे के अनुपात में होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। और जैसे ही खतरा टल जाए, आपको रुक जाना होगा। ऐसा नहीं कि हमलावर भाग रहा है और आप पीछे से उस पर वार कर दें, वो आत्मरक्षा नहीं कहलाएगा। किन स्थितियों में आत्मरक्षा करते हुए अगर हमलावर की जान चली जाए तो वो जायज माना जाता है? धारा 38 और 41 कुछ गंभीर स्थितियां बताती हैं, जैसे अगर हमला ऐसा है जिससे आपकी मौत हो जाने का डर है, या गंभीर चोट जैसे हड्डी टूटना, अंधापन लगने का डर है, और या फिर बलात्कार करने के इरादे से हमला हो रहा हो, अप्राकृतिक यौनाचार का प्रयास हो, अपहरण या व्यापहरण, किडनैपिंग और अबडक्शन की कोशिश हो रही हो, या किसी को गलत तरीके से बंधक बनाने की कोशिश हो जिसमें उसे छुड़ाने के लिए सरकारी मदद न मिल पाए। एसिड अटैक का प्रयास? हाँ, एसिड अटैक का प्रयास या ऐसा डर पैदा करना। इन स्थितियों में अगर आप अपनी रक्षा करते हुए हमलावर की मौत का कारण बन जाते हैं, तो कानून आपको सुरक्षा दे सकता है। इसी तरह संपत्ति की रक्षा में भी, जैसे रात में घर में सेंधमारी, लूट, डकैती या आगजनी के दौरान अगर जान का खतरा हो, तो मृत्यु कारित करना जायज हो सकता है। लेकिन ये सब साबित करना पड़ता होगा अदालत में कि क्या वाकई आत्मरक्षा की स्थिति थी, क्या खतरा वास्तविक था, और क्या इस्तेमाल किया गया बल जरूरी और अनुपात में था। समझ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपराध सिर्फ तब नहीं होता जब वो पूरा हो जाए। उसकी तैयारी, उसकी साजिश, उसको करने के लिए उकसाना, ये सभी तो अपराध हैं। अध्याय 4 इसी के बारे में है। बिल्कुल। धारा 45 से 62 तक इसमें 3 मुख्य चीजें हैं: दुष्प्रेरण, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, और प्रयत्न, अटेम्प्ट। दुष्प्रेरण या उकसाना क्या है? धारा 45 बताती है, अगर आप किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाते हैं, या आप किसी साजिश में शामिल होते हैं जिससे अपराध हो, या फिर आप जानबूझकर कोई ऐसी मदद करते हैं जिससे अपराध करना आसान हो जाए, तो ये सब दुष्प्रेरण है। मतलब अगर मैंने किसी को चोरी करने का तरीका बताया तो वो भी अपराध है? अगर आपका इरादा था कि वो चोरी करे और आपने उसकी मदद की, तो हाँ, आप दुष्प्रेरण के दोषी हो सकते हैं। सजा अक्सर वही होती है जो उस अपराध के लिए तय है जिसे करने के लिए उकसाया गया था। नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है, भारत में बैठकर विदेश में अपराध के लिए उकसाना। हाँ, धारा 47 और 48 ये ट्रांसनेशनल क्राइम को कवर करता है। अगर कोई भारत में रहकर भारत के बाहर किसी अपराध के लिए उकसाता है, या कोई भारत के बाहर से भारत में किसी अपराध के लिए उकसाता है, तो भी उस पर बीएनएस के तहत कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, अब आपराधिक का साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये क्या है? धारा 61
जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम करने या कोई कानूनी काम गैर कानूनी तरीके से करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसे आपराधिक साजिश कहते हैं। सिर्फ सहमत हो जाना ही काफी है, हाँ भले ही वो काम किया ना गया हो। हाँ, गंभीर अपराधों को छोड़कर बाकी मामलों में सिर्फ सहमति काफी नहीं है, बल्कि उस सहमति के बाद कोई एक कदम उस दिशा में उठाया जाना भी जरूरी है। लेकिन साजिश अपने आप में एक अलग अपराध है। इसकी सजा कम से कम 6 महीने तक हो सकती है। और अटेम्प्ट यानी प्रयत्न, धारा 62, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध को करने की कोशिश करता है जिसकी सजा मौत, आजीवन कारावास या अन्य कारावास है और कोशिश में वो उस अपराध को करने की दिशा में कोई कदम उठाता है लेकिन वो अपराध पूरा नहीं हो पाता, तो ये प्रयत्न कहलाता है। जैसे चोरी करने के लिए ताला तोड़ना पर अंदर कुछ ना मिलना। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। कोशिश की गई, अपराध की दिशा में काम हुआ पर नतीजा नहीं निकला। प्रयत्न के लिए भी सजा का प्रावधान है, जो आमतौर पर उस अपराध की मुख्य सजा की आधी तक हो सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्से पर। अध्याय 5, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, धारा 63 से 99। नोट्स में लगता है इस पर काफी तफसील से बात की गई है। जी हाँ, और ये जरूरी भी है। बीएनएस ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और परिभाषाओं को ज्यादा स्पष्ट और व्यापक बनाने की कोशिश की है। शुरुआत होती है धारा 63 बलात्कार, रेप की परिभाषा से। आईपीसी के मुकाबले इसमें क्या अलग है? नोट्स के मुताबिक परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें सिर्फ लिंग का प्रवेश, पेनिट्रेशन बाय पीनिस ही नहीं, बल्कि महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या मुंह में किसी वस्तु, ऑब्जेक्ट या शरीर के किसी अन्य अंग जैसे उंगली का प्रवेश या महिला के गुप्तांगों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़, मैनिपुलेशन या अपराधी द्वारा अपने मुंह का इस्तेमाल महिला के गुप्तांगों पर करना, ये सब बलात्कार की परिभाषा में शामिल किया गया है। ये तो काफी व्यापक है। हाँ, और सबसे अहम है सहमति का मुद्दा। बलात्कार तब माना जाएगा जब ये सब महिला की इच्छा के विरुद्ध हो या उसकी सहमति के बिना हो। सहमति अगर डरा धमका कर ली गई हो तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। अगर सहमति मौत या चोट के डर से दी गई हो या किसी ऐसे व्यक्ति ने दी हो जिसे महिला गलती से अपना पति समझ रही हो, धोखे से, या अगर सहमति देते समय महिला उसकी प्रकृति और परिणामों को समझने की स्थिति में न हो, जैसे मानसिक बीमारी के कारण, नशे के कारण या 18 साल से कम उम्र होने के कारण, तो ऐसी सहमति को कानूनन वैध सहमति नहीं माना जाता। शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाना। हाँ, नोट्स में इस पर भी जिक्र है। अगर शादी का झूठा वादा करके सहमति ली गई है तो उसे भी बलात्कार माना जा सकता है। ये आईपीसी के समय से ही एक विवादित मुद्दा रहा है और बीएनएस ने इसे स्पष्ट करने की कोशिश की है। सजा के बारे में क्या? धारा 64। सामान्य बलात्कार के लिए सजा कम से कम 10 साल की कठोर कारावास है, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकता है और जुर्माना भी लगेगा। लेकिन कुछ स्थितियों में सजा और भी सख्त है। जी हाँ, धारा 64(2) और धारा 65 में गंभीर बलात्कार, एग्रोवेटेड रेप की स्थितियां बताई गई हैं। नोट्स इन पर खास ध्यान दिलाते हैं, जैसे अगर अपराधी कोई पुलिस अधिकारी हो, कस्टडी में या अपने थाने के क्षेत्र में, कोई लोक सेवक हो, सशस्त्र बल का सदस्य हो, अस्पताल का कर्मचारी हो या महिला का कोई रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक हो। और पीड़िता की स्थिति के आधार पर? हाँ, अगर पीड़िता गर्भवती हो, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो या ऐसी स्थिति में हो कि विरोध न कर सके, या अगर उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया हो, या अगर अपराध सांप्रदायिक या जातीय हिंसा के दौरान किया गया हो, इन सब गंभीर मामलों में सजा कम से कम 20 साल की कठोर कारावास है, जिसे बढ़ाकर शेष जीवन के लिए कारावास यानी मौत तक जेल किया जा सकता है और जुर्माना भी। और अगर पीड़िता 18 साल से कम उम्र की हो? अगर पीड़िता 16 साल से कम उम्र की है तो भी यही सख्त सजा, न्यूनतम 20 साल से आजीवन कारावास लागू होती है। और 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ? ये तो बहुत ही भयानक अपराध है। हाँ, और इसके लिए बीएनएस में सबसे सख्त सजा का प्रावधान है।
धारा 65(3) कहती है कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार के मामले में सजा कम से कम 20 साल की कठोर कारावास होगी, जिसे शेष जीवन के लिए कारावास तक बढ़ाया जा सकता है या फिर मौत की सजा दी जा सकती है। मौत की सजा भी? जी, साथ में जुर्माना भी। इसी तरह गैंग रेप धारा 70 के लिए भी बहुत सख्त सजा है, 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना। और बीएनएस एक और जरूरी बात कहता है, धारा 72 के तहत बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना भी एक दंडनीय अपराध है, ताकि उसे और सामाजिक प्रताड़ना न झेलनी पड़े। बलात्कार के अलावा अध्याय 5 में और कौन से अपराध हैं महिलाओं के खिलाफ? नोट्स में जिक्र है यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, धारा 75, जिसमें अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन संबंध बनाने की मांग, अश्लील टिप्पणी करना वगैरह शामिल है। फिर है ताक झांक, वोयरिज्म, धारा 77, यानी किसी महिला को उसकी निजी क्षणों में छिपकर देखना या तस्वीर लेना जब उसे उम्मीद हो कि उसे कोई नहीं देख रहा। और पीछा करना, स्टॉकिंग? हाँ, धारा 78, किसी महिला का बार बार पीछा करना, उससे संपर्क करने की कोशिश करना, इंटरनेट पर उस पर नजर रखना जबकि वो साफ मना कर चुकी हो, ये सब दंडनीय अपराध है। और दहेज हत्या धारा 80 का प्रावधान भी है, जो आईपीसी में भी था। इसमें क्या? अगर किसी महिला के शादी के 7 साल के अंदर जलने या किसी और शारीरिक चोट से या असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और ये साबित होता है कि मौत से ठीक पहले उसे दहेज के लिए उसके पति या ससुराल वालों द्वारा तंग किया गया था, तो ऐसी मौत को दहेज हत्या माना जाएगा और इसके लिए कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ये तो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए। बच्चों के बारे में क्या है इस अध्याय में? अध्याय 5 का आखिरी हिस्सा बच्चों से जुड़े कुछ अपराधों पर है, जैसे धारा 93, 12 साल से कम उम्र के बच्चे को जानबूझकर कहीं छोड़ देना, उसका परित्याग कर देना। धारा 95, किसी बच्चे को अपराध करने के लिए किराए पर लेना या इस्तेमाल करना। और अपहरण क्या है? नोट्स बताते हैं कि ये इस बात का संकेत है कि कानून बनाने वालों ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। अब समय थोड़ा कम है तो हम शायद हर अध्याय में नहीं जा पाएंगे, लेकिन नोट्स में कुछ और जरूरी या नए अपराधों का जिक्र है जिन पर बात करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अध्याय 6 जो मानव शरीर के खिलाफ अपराधों से जुड़ा है, धारा 100 से 146, उसमें हत्या, मर्डर, धारा 101 और गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, धारा 105 तो है ही, जिनकी सजा मौत या आजीवन कारावास तक है। लेकिन बीएनएस ने इसी अध्याय में 2 बहुत ही समकालीन और गंभीर अपराधों को जोड़ा है, जिन पर नोट्स भी खास जोर देते हैं। कौन से? पहला है धारा 111, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे माफिया। हाँ, बिल्कुल। ये उन अपराधों के बारे में है जो एक सिंडिकेट या गिरोह द्वारा योजना बनाकर लगातार किए जाते हैं। मकसद होता है गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना या कोई और फायदा उठाना। इसमें हिंसा, धमकी, जबरदस्ती का इस्तेमाल आम है। किस तरह के अपराध आते हैं इसमें? इसमें अपहरण, फिरौती मांगना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, गैर कानूनी वसूली, जमीनों पर कब्जा, ड्रग्स का कारोबार, हवाला, ये सब शामिल हो सकते हैं। बीएनएस कहता है कि अगर कोई अकेले या गिरोह के सदस्य के तौर पर संगठित अपराध करता है या करने की साजिश रचता है या उसमें मदद करता है, तो उसे बहुत सख्त सजा मिलेगी। कितनी सख्त? अगर संगठित अपराध के कारण किसी की मौत हो जाती है तो सजा मौत या आजीवन कारावास और भारी जुर्माना है। अगर मौत नहीं होती तो भी कम से कम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना है। ये तो वाकई गंभीर है। और दूसरा नया अपराध? दूसरा है धारा 113, आतंकवादी कृत्य, टेररिस्ट एक्ट। आतंकवाद। इसके लिए तो पहले भी अलग कानून थे। हाँ, विशेष कानून जैसे यूएपीए वगैरह हैं, लेकिन बीएनएस ने इसे अब मुख्य आपराधिक संहिता का ही हिस्सा बना दिया है। इसकी परिभाषा भी काफी व्यापक रखी गई है। क्या शामिल है इसमें? इसमें कोई भी ऐसा काम शामिल है जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से किया गया हो, या आम जनता या उसके किसी हिस्से में दहशत फैलाने के इरादे से किया गया हो। इसमें बम धमाके, हथियार या जहरीली गैसों का इस्तेमाल, जरूरी सेवाओं को बाधित करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सब आ सकता है। और इसकी सजा? अगर आतंकवादी कृत्य से किसी की मौत होती है तो सजा मौत या आजीवन कारावास है। अगर मौत नहीं होती तो कम से कम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। नोट्स बताते हैं
कि इन दोनों नए प्रावधानों, संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य को शामिल करने का मकसद शायद देश के सामने मौजूद बड़ी सुरक्षा चुनौतियों से निपटना है। इनके अलावा कुछ और रोजमर्रा के अपराध जिन पर नजर डालनी चाहिए। संपत्ति के खिलाफ अपराध। हाँ, अध्याय 17 धारा 303-334 संपत्ति के खिलाफ अपराधों के बारे में है। इसमें चोरी धारा 303, जबरन वसूली एक्सटॉर्शन धारा 308, डकैती धारा 310, धोखाधड़ी चीटिंग धारा 318, जालसाजी फोर्जरी अध्याय 18 धारा 336, शरारत या तोड़फोड़ मिसचीफ धारा 324 ये सब शामिल हैं। चोरी और डकैती में क्या फर्क है? चोरी में बिना सहमति के किसी की चल संपत्ति बेईमानी से हटा ली जाती है। डकैती में 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर लूट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं और उसमें हिंसा या उसका डर शामिल होता है। नोट्स में एक और नया अपराध का जिक्र था, शायद छीना झपटी, स्नैचिंग। हाँ, धारा 304 ये नया जोड़ा गया है। पहले से अक्सर चोरी या लूट में ही गिना जाता था, लेकिन अब अगर कोई अचानक जबरदस्ती किसी से कोई चीज छीन कर भाग जाता है, जैसे पर्स या चेन, तो वो छीना झपटी का अलग अपराध माना जाएगा। शायद सड़क पर होने वाले ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए इसे अलग से परिभाषित किया गया है। ठीक है। और राज्य के खिलाफ अपराध जैसे देशद्रोह, सेडिशन का क्या हुआ? ये एक बड़ा बदलाव है जिस पर काफी चर्चा हुई। आईपीसी की धारा 124A जो देशद्रोह सेडिशन से संबंधित थी, उसे बीएनएस में सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया है। देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल नहीं है। तो क्या वो अपराध ही नहीं रहा? ऐसा नहीं है। अध्याय 7 धारा 147 से 158 राज्य के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। इसमें धारा 147 है जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या उसकी कोशिश करने या उकसाने के बारे में है। इसकी सजा मौत या आजीवन कारावास है। फिर धारा 152 है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों के बारे में है, चाहे वो बोलकर, लिखकर, इशारों से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए। तो तत्व वही है, बस नाम और धारा बदल गई है। हाँ, कह सकते हैं कि अपराध का जो मूल तत्व था, राज्य के अस्तित्व को चुनौती देना, वो अभी भी दंडनीय है, शायद ज्यादा स्पष्ट शब्दों में। लेकिन देशद्रोह शब्द से जुड़े विवादों से बचने की कोशिश की गई है, ऐसा लगता है। और दंगे फसाद, भीड़ इकट्ठा होना, वो है अध्याय 11 धारा 189 से 197 में लोक शांति के विरुद्ध अपराध। इसमें गैर कानूनी जमावड़ा, अनलॉफुल असेंबली धारा 189 यानी 5 या ज्यादा लोगों का गैर कानूनी मकसद से इकट्ठा होना, बलवा राइटिंग धारा 191 यानी जब गैर कानूनी जमावड़ा हिंसा पर उतर आए, और दंगा अफरे धारा 194 यानी जब 2 या ज्यादा लोग सार्वजनिक जगह पर लड़कर शांति भंग करें। ये सब बीएनएस में भी अपराध है। ठीक है। और आखिर में बीएनएस पुराने आईपीसी को कैसे हटाता है? वो है आखिरी अध्याय, अध्याय 20, जिसमें सिर्फ एक धारा है, धारा 358 निरसन और बचत, रिपील एंड सेविंग्स। निरसन मतलब? निरसन मतलब रद्द करना। ये धारा साफ कहती है कि भारतीय दंड संहिता 1860 अब रद्द किया जाता है, वो कानून अब खत्म। और बचत मतलब? सेविंग्स, बचत का मतलब है कि इस नए कानून बीएनएस के लागू होने से पुराने कानून आईपीसी पर क्या असर पड़ेगा। ये क्लॉज कहता है कि आईपीसी के रद्द होने से वो कार्रवाइयां जो आईपीसी के तहत पहले ही हो चुकी हैं या जो अधिकार या दंड देनदारियां पैदा हो चुकी हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब जो केस बीएनएस लागू होने से पहले आईपीसी के तहत दर्ज हुए थे, वो चलते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। उन पर आईपीसी के प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि नया कानून आने से पुराने सब मामले या सजाएं खत्म हो गई, वो सब सुरक्षित हैं। समझ गया। तो सिद्धार्थ गौतम के इन नोट्स के आधार पर हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक काफी विस्तृत तस्वीर देखने की कोशिश की। ये तो साफ है कि ये सिर्फ नाम बदलने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नई परिभाषाएं हैं, संगठित अपराध, आतंकवाद, छीना झपटी जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं, सामुदायिक सेवा जैसी नई सजा का कॉन्सेप्ट आया है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिख रहा है और कई अपराधों के लिए सजाओं में भी बदलाव है। ये सब मिलकर वाकई भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा फेरबदल है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव ओवरहॉल है। तो इस सब जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? एक आम नागरिक के लिए इसके क्या मायने हैं? मायने तो देखिए सीधे और गहरे हैं।
देश का वो बुनियादी कानून बदल गया है जो तय करता है कि क्या गलत है और उसकी सजा क्या होगी। ये एक कोशिश है कानून को आज के ज़माने के हिसाब से ढालने की, जो चीज़ें पुरानी पड़ गई थी उन्हें हटाने की, और जो नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़े अपराध हों, संगठित गिरोह हों, आतंकवाद हो या समाज के कमज़ोर वर्गों के खिलाफ अपराध, उनसे निपटने के लिए नए हथियार तैयार करने के। नोट्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये बदलाव शायद ज़रूरी हो गया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, और नोट्स भी शायद हमें उसी दिशा में सोचने को मजबूर करते हैं। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या सिर्फ कानून बदल देने से या सजाओं को और सख्त कर देने से जमीन पर हकीकत बदल जाएगी? क्या अपराध सच में कम हो जाएंगे? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। या फिर असली चुनौती इस नए कानून को उसकी सही भावना के साथ लागू करने में है, बिना किसी भेदभाव के, तेजी से और असरदार तरीके से। कानून तो बन गया, वो एक जरूरी कदम है, पर उसका अमल, पुलिस का रवैया, जांच की क्वालिटी, अदालतों की रफ्तार, सरकारी वकीलों की तैयारी और सबसे बढ़कर समाज में कानून के प्रति सम्मान और जागरूकता, क्या ये सब मिलकर असली बदलाव नहीं लाएंगे? वो तो है, कानून तो एक टूल है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक साधन है। असली बदलाव तो तब आएगा जब इस साधन का सही इस्तेमाल होगा और समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा। तो ये वो सवाल है जिस पर शायद हम सबको, नीति बनाने वालों को, लागू करने वालों को और आम नागरिकों को भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। कानून अपनी जगह है, उसका कार्यान्वयन और सामाजिक चेतना अपनी जगह। उम्मीद है कि BNS 2023 पर इस बातचीत ने सिद्धार्थ गौतम के नोट्स के हवाले से इस नए कानून की रूपरेखा, इसके अहम बदलावों और इसके पीछे की सोच को समझने में हमारे सुनने वालों की मदद की होगी।